अगर आप अदबी दुनिया के काम को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स की मदद से कर सकते हैं। राजेन बाबू गुड नाइट एंड थैंक यू कहकर चले गए। अब तीन कौड़ी बाबू ने फेलुदा से कहा, मैं तुम्हें तुम कहकर संबोधित कर रहा हूँ। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन की सामर्थ्य देखकर मैं सचमुच इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। मैंने भी बहुत सी जासूसी पुस्तकें पढ़ी हैं। इस पत्र के मामले में हो सकता है मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकूं। अच्छा, सच? छपे हुए कागज के टुकड़ों को काट काट कर ये जो पत्र लिखा गया है, इससे कौन सी बात समझ में आती है? फेलुदा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, नंबर 1, संभवतः कागज को ब्लेड से काटा गया है, कैंची से नहीं। वेरी गुड। नंबर 2, शब्दों को बहुत तरह की किताबों से लिया गया है क्योंकि हर्फों और कागजों में अंतर है। वेरी गुड। उन पुस्तकों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? पत्र के 2 शब्द सजा और तैयार लगता है अखबार से काटे गए हैं, आनंद बाजार से। ये बात है। यस, वैसा टाइप आनंद बाजार में ही उपयोग लाया जाता है और बाकी शब्दों में से एक भी शब्द किसी प्राचीन पुस्तक से नहीं लिया गया है क्योंकि जिन हरफों में वो छपे हैं वे तकरीबन 15-20 बरसों के होंगे। जिस गोंद से उन्हें चिपकाया गया है उसके बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? उसकी गंध ग्रिपेक्स के गोंद की तरह है। बिल्कुल सही पता लगाया आपने। लेकिन पता लगाने के मामले में आप मुझसे कोई पीछे नहीं हैं। तीन कौड़ी बाबू ने हंसते हुए कहा, मगर मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब डिटेक्टिव शब्द का अर्थ जानता ही नहीं था। घर लौटते वक्त फेलुदा ने कहा, ये मैं नहीं जानता हूँ कि राजेन बाबू के रहस्य के उद्घाटन में सफल हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन इस सिलसिले में तीन कौड़ी बाबू से परिचित होने का मौका मिल गया। मैंने कहा, फिर वही इस मामले की खोज पड़ताल क्यों नहीं करते? तुम नाहक ही अपना सर खपा रहे हो। आहा, बगल के हरफों की बात जानने से ही क्या तमाम बातें जान लेंगे? फेलुदा की बातें सुनने में अच्छी ही लगी। जैसी उनकी बुद्धि है वैसी बुद्धि तीन कौड़ी बाबू की नहीं है। बीच बीच में तीन कौड़ी बाबू भले ही सहायता करें, किंतु असली काम तो फेलुदा ही करेंगे। अपराधी कौन है फेलुदा? फेलुदा अपराधी शब्द उच्चारण करते करते ही बीच में रुक गए। देखा कि उनकी दृष्टि किसी व्यक्ति का पीछा कर रही है। उस आदमी को देखा? नहीं, कहाँ? मैं चेहरा नहीं देख सका। लैंप की रोशनी पड़ी और लगा कि फेलुदा कहते कहते रुक गए। तुम्हारी समझ में क्या आया फेलुदा? शायद यही कि ये मेरी आंखों का भ्रम है। कुछ नहीं, चलो जल्दी जल्दी चलो, भूख लगी है। फेलुदा मेरे मौसेरे भाई हैं। पिताजी के साथ वो और मैं दार्जिलिंग घूमने फिरने के ख्याल से आए हैं और शहर के निचले हिस्से में सैनिटोरियम में ठहरे हैं। सैनिटोरियम बंगालियों से भरा है। पिताजी वहाँ हमउम्र मित्रों के साथ ताश खेलने और गपशप करने में समय व्यतीत करते हैं और फेलुदा और मैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इस बात पर पिताजी बिल्कुल माथापच्ची नहीं करते। आज सवेरे सोकर उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई। उठने पर देखा कि पिताजी तो हैं, मगर फेलुदा का बिस्तर खाली पड़ा है। क्या बात होगी? पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जब से यहाँ आया है कंचनजंगा देखने नहीं गया। आज खुला हुआ दिन देखकर संभवतः तड़के ही निकल गया है। मैंने मन ही मन अंदाज़ा लगाया कि फेलुदा ने जांच पड़ताल का काम शुरू कर दिया है। ये सोचते ही मुझे गुस्सा हो आया। बात ऐसी हुई थी कि फेलुदा मुझे नज़रअंदाज करके कोई काम नहीं करेंगे। बहरहाल मैंने भी मुंह हाथ धोकर चाय पी और बाहर निकल गया। लैंडेनला रोड में टैक्सी के पड़ाव के पास पहुंचने पर फेलुदा से मुलाकात हो गई। मैंने कहा, वाह जी वाह, तुम मुझे छोड़कर चले आए। बदन टूट रहा था इसलिए डॉक्टर के पास गया था। फणी डॉक्टर के पास? देख रहा हूं कि तेरी भी बुद्धि इन दिनों जोर मार रही है। दिखा चुके। विजिट करने का 4 रुपया लिया और दवा का नाम लिख दिया। अच्छे डॉक्टर हैं क्या? बीमारी नहीं है, फिर भी जांच करके दवा दी है। अब समझ सकते हो कि कैसा डॉक्टर है। और उसके बाद उनके मकान की जो हालत देखी, उससे ये नहीं लगा कि उनके पास ज़्यादा पैसा है। फिर चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी? क्यों? गरीबों में क्या इतनी हिम्मत हो सकती है? रुपयों की ज़रूरत पड़ने पर हो जाती है, मगर चिट्ठी में रुपयों की मांग तो की ही नहीं गई। उस तरह खुलासा तौर पर कोई रुपए की मांग करता है क्या? तो फिर राजेन बाबू की हालत कल कैसी मालूम हुई? लगा डरपोक जैसे हैं। डरने से मन की बीमारी हो सकती है, इस बात का पता है? हाँ, हो सकती है। और मन की बीमारी से शरीर की बीमारी, ये भी शायद होती है।
यस, और शरीर अस्वस्थ होने से डॉक्टर बुलाना होगा। ये बात तो तेरे जैसा बेवकूफ़ भी समझ सकता है। फेलुदा की बुद्धि देखकर मेरी सांस जैसे बंद हो गई। अगर फणी डॉक्टर ने इतना सोच समझकर पत्र लिखा हो तो उसकी बुद्धि की तो दाद देनी चाहिए। मॉल की ओर जाते हुए जब हम फव्वारे के आसपास पहुंचे तो फेलुदा ने कहा, क्यूरियो के संबंध में एक तरह की क्यूरियोसिटी हो रही है। क्यूरियो का अर्थ पहले ही मैं सीख चुका था और क्यूरियोसिटी का जो अर्थ जो कि कौतूहल होता है ये स्कूल में सीख चुका था। हम लोगों के ठीक सामने ही नेपाल क्यूरियो शॉप है। राजेन बाबू और अवनी बाबू यहीं आया करते हैं। फेलुदा सीधे अंदर घुस गए। दुकानदार सलेटी रंग का कोट पहने हुए था। उसके गले में मफलर था और माथे पर सुनहरी नक्काशी की टोपी। फेलुदा को देखकर वो मुस्कुराता हुआ सामने आया। दुकान का अंदरूनी हिस्सा पुरानी वस्तुओं से खचाखच भरा था। यहाँ रोशनी नहीं थी और एक सड़ी सी बदबू निकल रही थी। फेलुदा ने चारों ओर निगाह दौड़ाते हुए गंभीर स्वर में कहा, पुराना उम्दा किस्म का थाका है। बगल के कमरे में आइए, तमाम अच्छी चीज़ें बिक चुकी हैं। हाँ, कुछ नया माल ज़रूर आने वाला है। बगल के कमरे में जाते समय मैंने फेलुदा के कान के पास मुंह सटाकर पूछा, थाका किस चीज़ को कहते हैं फेलुदा? फेलुदा ने दांत पीसते हुए कहा, देखोगे ही। बगल का कमरा और भी छोटा था, जिसे आप झुग्गी कह सकते हैं। दुकानदार ने दीवार पर झूलती हुई रेशमी कपड़े के ऊपर से कड़ी बुद्ध की एक तस्वीर को दिखाते हुए कहा, बस यही एक अच्छी चीज़ है, पर हाँ ज़रा डैमेज्ड है। इसी को थाका कहते हैं। ये चीज़ तो राजेन बाबू के घर में काफ़ी सारी तादाद में है। फेलुदा ने एक जानकार की तरह थाका को गौर से देखते हुए ऊपर से नीचे तक 3-4 बार अपनी आंखें दौड़ाई और उसके बाद कहा, इसकी उम्र 70 से ज़्यादा मालूम नहीं होती। मैं कम से कम 300 साल पुरानी चीज़ चाहता हूँ। दुकानदार ने कहा, आज तीसरे पहर ही हमारा एक पेटी माल आ रहा है, उसमें बेहतरीन थाका मिलेगा। आज ही आ रहा है? हाँ हाँ, आज ही। ये समाचार फिर राजेन बाबू को जानना चाहिए। मिस्टर मजूमदार को? उन्हें मालूम ही है। मेरे जो 2-4 नियमित ग्राहक हैं वे लोग सभी देखने के लिए तीसरे पहर आ रहे हैं। अवनी बाबू को भी सूचना मिल गई है। मिस्टर घोषाल को? हाँ। आपके और कौन कौन से बड़े ग्राहक हैं? और है मिस्टर गिलमोर, चाय के बागीचे के मैनेजर। सप्ताह में 2-3 दिन के लिए चाय के बागीचे से आते हैं। इसके अलावा मिस्टर नौलखा हैं, फिलहाल वो सिक्किम में हैं। और कोई दूसरा बंगाली आता है? नहीं सर। अच्छा देखूं अगर तीसरे पहर आ सका। उसके बाद मेरी ओर मुड़कर के वो बोले, तोपसा, तुझे एक मुखौटा चाहिए ना? हालांकि मेरा असली नाम तोपसा नहीं है, फिर भी फेलुदा ने तपेश से यही नाम बना लिया है। मुखौटे का लोभ क्या संभाला जा सकता है? फेलुदा ने स्वयं चुनकर मेरे लिए एक अदद मुखौटा खरीद कर दिया और कहा, यही सबसे ज़्यादा हॉरेंडस है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? फेलुदा का कहना हॉरेंडस कोई आम शब्द नहीं था। ट्रिमेंडस का अर्थ होता है भीषण और हॉरिबल का विभत्स। इन दोनों शब्दों को मिलाकर हॉरेंडस जैसा शब्द फेलुदा उपयोग में लेते हैं। मुखौटे के संबंध में ये शब्द बिल्कुल सही उतरता है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। दुकान से निकलने के बाद फेलुदा मेरा हाथ थामे कुछ कहने ही जा रहे थे कि मगर एकाएक चुप हो गए। इस बार भी मैंने फेलुदा को एक व्यक्ति की ओर ताकते हुए पाया। शायद कल रात फेलुदा जिस आदमी को देख रहे थे ये वही आदमी है। उसकी उम्र मेरे पिता के बराबर होगी, यानी 40-42। रंग गोरा और आँखों पर काला चश्मा। वो जो सूट पहने थे देखने पर वो बड़ा कीमती मालूम होता था। माल के बीच खड़ा होकर वो पाइप सुलगा रहा था और देखने में कुछ पहचाना सा लग रहा था, मगर मैंने उसे कहाँ देखा ठीक ठीक याद नहीं आया। फेलुदा सीधे उस आदमी की ओर चले गए और बगल में खड़ा होकर साहबी तरीके से उच्चारण करते हुए बोले, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मिस्टर चैटर्जी हैं? उस आदमी ने पाइप को अपने दांत से काटते हुए गंभीर स्वर में कहा, नो आई एम नॉट। फेलुदा ने अवाक होने का बहाना करते हुए कहा, ओह स्ट्रेंज, आप सेंट्रल होटल में ठहरे हुए हैं ना? उस आदमी ने तनिक मुस्कुराकर अवज्ञा के स्वर में कहा, जी नहीं, माउंट एवरेस्ट पे ठहरा हूँ। हु आर यू? ये कहकर वो आदमी तेज़ कदमों से हिल की ओर चला गया। जाते वक्त देखा कि उसके पास भूरे कागज़ में मुड़ा हुआ एक पैकेट है और कागज़ पर लिखा हुआ है नेपाल क्यूरियो शॉप। मैंने धीमे स्वर में कहा, फेलुदा,
उन्होंने भी मुखौटा खरीदा है क्या? खरीद सकते हैं, मुखौटे पर कोई हमारा एकाधिकार तो नहीं। चलकर ज़रा कॉफ़ी पी कर आते हैं। केवेंटर्स की ओर जाते जाते फेलुदा ने कहा, इस आदमी को तू पहचान रहा है? मैंने कहा, जब तुम ही ने नहीं पहचाना तो मैं कैसे पहचानूं? तब हाँ, पहचाना तो लग रहा था, पर मैंने पहचाना नहीं। वाह जी वाह, कहाँ पहचान सके? तुमने उनका तो नाम भी गलत बताया। काश तुझमें थोड़ी सी अक्ल होती। गलत नाम इसलिए बताया कि होटल का नाम मालूम हो जाए। ये बात भी तेरी समझ में नहीं आई। उस आदमी का असली नाम क्या है जानते हो? क्या? प्रवीण मजूमदार। ओह हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा। राजेन बाबू का लड़का है ना, जिसकी तस्वीर आले पर है। इतनी बात ज़रूर है कि उम्र अब काफ़ी बढ़ चुकी है। सिर्फ चेहरा ही नहीं मिलता, तूने उसके गाल पर मासे को अवश्य ही देखा होगा। असली बात यह है कि उसके कपड़े लत्ते विलायती हैं। सूट लंदन का है, टाई पेरिस की, जूता इटली का, यहाँ तक कि रुमाल भी विलायती है। और अभी अभी विलायत से लौटा है, इसमें कोई संदेह ही नहीं। मगर राजेन बाबू को ये पता नहीं कि उनका लड़का यहाँ है। फेलुदा, क्या उन्हें पता है? बाप यहाँ है, ये बात लड़के को मालूम है कि नहीं, इसका पता लगाना ज़रूरी है। रहस्य आहिस्ता आहिस्ता घना होता जा रहा था। ये सोचता हुआ मैं केवेंटर्स पहुंचा। केवेंटर्स की छत पर बैठने को जो जगह है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चारों ओर दार्जिलिंग शहर और उसके नीचे बाजार बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। छत पर जाने के बाद देखा कि हाथ में चुरुट थामे 3 कौड़ी बाबू कोने की मेज़ पर बैठे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं। फेलुदा पर नज़र पड़ते ही उन्होंने हाथ से इशारा कर हमें अपनी मेज़ पर बुला लिया। हम लोग 3 कौड़ी बाबू की दोनों ओर टीन की कुर्सियों पर बैठ गए। 3 कौड़ी बाबू ने फेलुदा से कहा कि जासूसी में तुम्हारी दक्षता देखकर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं तुम दोनों को हॉट चॉकलेट खिलाऊंगा, कहो कोई आपत्ति तो नहीं? हॉट चॉकलेट का नाम सुनते ही मेरी जीभ से लार टपकने लगी। 3 कौड़ी बाबू ने चुटकी बजाकर बेरा को बुलाया। बेरा जब ऑर्डर लेकर चला गया तो 3 कौड़ी बाबू ने अपनी जेब से किताब निकालकर फेलुदा की ओर बढ़ाई और कहा, लो, मेरे पास इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी थी। ये मेरी हाल ही की पुस्तक है, तुम्हें दे रहा हूँ। पुस्तक की जिल्द पर नज़र पड़ते ही फेलुदा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव तैरने लगा। मेरी किताब का मतलब? आपकी लिखी हुई किताब? आप ही गुप्तचर के नाम से लिखा करते हैं? 3 कौड़ी बाबू अधमुदी आंखों से मुस्कुरा दिए और अपना सिर हिलाकर उन्होंने हामी भरी। फेलुदा के आश्चर्य का भाव और भी अधिक गहरा हो गया। ये बात है, आपके तो तमाम उपन्यास में पढ़ चुका हूँ। बंगला में आपके उपन्यासों के अलावा किसी का भी जासूसी उपन्यास मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। थैंक यू। जानते हो क्या बात है? दिमाग में एक प्लॉट लिए यहाँ लिखने के ख्याल से ही आया था। अब देखता हूँ कि यथार्थ जीवन में रहस्यों के पीछे माथा खपाते खपाते समय निकल गया। मेरा भाग्य सचमुच ही बहुत अच्छा है। आपसे इस बहाने जान पहचान हो गई। फेलुदा ने कहा, दुख की बात यही है कि मेरी छुट्टी की अवधि सचमुच बीतने वाली है। मैं कल सवेरे जा रहा हूँ। आशा है कि जाने से पहले तुम लोगों की थोड़ी बहुत सहायता कर जाऊँगा। अब फेलुदा ने उत्तेजनापूर्ण समाचार 3 कौड़ी बाबू को बताया। आज राजेश बाबू के लड़के पर नज़र पड़ी। क्या कह रहे हो जी? हाँ, 10 मिनट पहले की बात है। ठीक कह रहे हो? ठीक से तो पहचाना था ना? मैं रुपए में 14 आने तो श्योर हूँ। माउंट एवरेस्ट होटल में जाकर पूछताछ करने पर बाकी 2 आना का भी पूरा हो जाएगा। 3 कौड़ी बाबू ने सहसा एक लंबी सांस ली। राजेन बाबू से उनके लड़के के बारे में सुन चुके हो? कल जो कुछ बताया उससे ज़्यादा तो नहीं। मैंने बहुत कुछ सुना है। वो बहुत कम उम्र में ही बुरे रास्ते पर चला गया था। बाप की संदूकची से रुपया चुराया और पकड़ा गया। राजेन बाबू ने उसे त्याज्य पुत्र घोषित कर दिया था और घर से निकल जाने को कहा, इसलिए वो चला भी गया। उस समय उसकी उम्र 24 वर्ष रही होगी। बिल्कुल लापता हो गया। राजेन बाबू ने बहुत खोज पड़ताल की, क्योंकि बाद में उन्हें पश्चाताप होने लगा। लेकिन लड़के ने न कोई समाचार भेजा और न यही बताया कि वो कहाँ हैं और कोई खोज खबर ही ली। राजेन बाबू के एक मित्र ने एक बार उसे विलायत में देखा, और ये कोई 10-12 वर्ष पहले की बात है। तब क्या राजेन बाबू को ये पता नहीं कि उनका लड़का यहाँ है? नहीं, मुझे लगता है कि उन्हें सूचना न देना ही ठीक रहेगा। एक तो उस पत्र का धक्का, और उस पर 3 कौड़ी बाबू एकाएक चुप हो गए।
उसके बाद फेलूदा की ओर मुड़कर बोले, मेरी अक्ल तो गुम हो गई है, मुझे जासूसी उपन्यास लिखना बंद कर देना चाहिए। फेलूदा ने हंसते हुए कहा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि प्रवीण मजूमदार ने ही वो पत्र लिखा है? एग्जैक्टली। मगर तीन कौड़ी बाबू कुछ अनमने से हो गए। बेरा ने ज्यों ही हॉट चॉकलेट लाकर मेज पर रखा, तीन कौड़ी बाबू चौकन्ने हो उठे। फेलूदा की ओर मुड़कर बोले, फणी मित्र कैसा आदमी मालूम हुआ? फेलूदा ने अचकचा कर कहा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं वहाँ गया था? तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद मैं भी वहाँ गया था। तो क्या मुझे आपने रास्ते में देखा? नहीं। तो फिर? डॉक्टर के कमरे के फर्श पर एक बुझा हुआ सिगरेट देखकर मैंने पूछा कि किसने पिया है। डॉक्टर तो धूम्रपान करता नहीं। तब फणी बाबू ने ब्यौरा दिया, उससे तुम्हारे बारे में ख्याल हुआ। हालांकि मैंने तुम्हें कभी सिगरेट पीते नहीं देखा था, मगर अभी तुम्हारी उंगलियों में पीला रंग देखकर मुझे समझ में आया कि तुम सिगरेट पीते हो। फेलूदा ने तीन कौड़ी बाबू की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा, आपको भी फणी मित्र पर पत्र के विषय में संदेह हुआ था क्या? क्यों नहीं होगा? उसे देखकर उसके प्रति अश्रद्धा नहीं जागती? जागती है। पता नहीं राजेन बाबू उसे ही क्यों प्राथमिकता देते हैं। ये बात तुम्हें मालूम नहीं है। दार्जिलिंग आने के कुछ दिनों के बाद राजेन बाबू का धर्म की ओर झुकाव हुआ। तब फणी बाबू ने ही उन्हें किसी गुरु का पता बताया था। एक ही गुरु के शिष्य रहने के नाते उन दोनों में भाई भाई का रिश्ता है। फेलूदा ने पूछा, फणी मित्र से बातचीत करने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे? अरे बातचीत करना तो एक बहाना मात्र था। असल में पुस्तकों की अलमारी को मैं सरसरी निगाह से देख रहा था, इसलिए कि बंगला उपन्यास है कि नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी देखा, नहीं के बराबर है, और जो हैं वो बहुत पुराने। ठीक कह रहे हैं, लेकिन फणी डॉक्टर दूसरे आदमी की पुस्तक में से भी तो शब्दों को काटकर पत्र तैयार कर सकता है। ऐसा कर सकता है, तब हाँ, देखने पर वो आदमी बड़ा ही आलसी प्रतीत होता है। इस काम के लिए वो इतनी कोशिशें करेगा, इस पर मुझे यकीन नहीं। फेलूदा ने कहा, अवनी घोषाल के बारे में आपकी क्या धारणा है? मेरा विश्वास है कि वो सरल आदमी नहीं, बाहरी तौर पर बड़ा चालाक है और पुरानी कलाओं से उसे कोई मतलब नहीं। उसका असली लालच रुपए के प्रति है। अभी ये पैसा खर्च करके चीज़ें खरीद रहा है, बाद में विदेशियों के हाथ में बेचकर 5 गुना लाभ कमाएगा। आपको लगता है कि वो कोई धमकी भरा पत्र लिख सकता है? उस पर मैंने अभी गहराई से सोचा नहीं। मैंने एक कारण की खोज की है। मैंने अवाक होकर फेलूदा की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी। तीन कौड़ी बाबू ने पूछा, क्या कारण हो सकता है? फेलूदा ने धीमे स्वर में कहा, जिस दुकान से लोग चीज़ें खरीदा करते हैं, उसमें आज तीसरे पहर पर कुछ अच्छे और नए माल आ रहे हैं। अब तीन कौड़ी बाबू की आंखों में एक चमक तैरने लगी। समझ गया, धमकी भरा पत्र पाकर राजेन बाबू अपने मकान पर बंदी जैसे पड़े रहेंगे और इस बीच अवनी घोषाल दुकान में जाकर सब लूट खसोट लेगा। एग्जैक्टली। तीन कौड़ी बाबू चॉकलेट का पैसा चुकाकर उठकर खड़े हो गए। हम दोनों भी उठकर खड़े हो गए।